बाजार बोलता है, इसमें हम बात करेंगे एफआईज डीआईज के डेटा की। तो एफआईज का डेटा देखें तो फ्राइडे के सेशन में एफआईज खरीदारी करके गए 1,000 करोड़ से ज़्यादा की, करीब 1,010 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईज ने 9342 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशन साइड से करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की अच्छी सॉलिड बाइंग मार्केट में देखने के लिए मिली है। एक बार ग्लोबल इंडिसीज का हाल देख लेते हैं, किस तरह से अमेरिकन मार्केट ट्रेड किया था फ्राइडे को, और उसके बाद एशियन मार्केट्स का क्या हाल है। तो 1% ऊपर बंद हुआ डाउ, और साथ ही शंघाई, हैंसेंग, निकाई, कोस्पी हर जगह ग्रीन मार्क बना हुआ है। तो सब जगह ट्रेड डील्स के लेकर बातचीत है। कहीं पर कुछ पॉजिटिव्स हैं, ज़्यादा बड़े पॉजिटिव्स हैं, लाइक इस समय हम अगर देखें तो चाइना में खास तौर से अच्छा मार्केट चल रहा है हैंसेंग वाला, और निकाई और कोस्पी यहाँ पर भी अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो CGSL करीब 11% ऊपर है, कैफे कॉफी डे 10% ऊपर, काफ़ी दिनों के बाद ये लाइमलाइट में है शेयर। RTN इंडिया 10% ऊपर है, टाइम टेक्नोप्लास 6.5%, और DBL करीब 6%, ये काउंटर ऊपर है। साथ ही एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप लूजर्स में ओरिएंट सीमेंट करीब 8%, कोचिन शिपयार्ड 3.5%, SEPC 2.5%, डेटा पैटर्न्स 2%, और ब्रिगेड करीब 2% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर जिनमें की थोड़ी सी प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अरुण सर ने बताया कि जो भारत अमेरिका की ट्रेड डील है उसको लेकर अब काफ़ी सीरियस टॉक्स हो रही हैं। अमेरिका की टीम एक इंडिया आई हुई है, और पहले वो 5 और 6 जून तक ही रुकने वाली थी, बात करके निकल जाने वाली थी। लेकिन अब उन्होंने अपना दौरा एक्सटेंड कर लिया, यानी कि वो अपने स्टे कर रहे हैं इंडिया में अगले 2 दिन, और आज और कल में भी उनकी ट्रेड टॉक्स होंगी। अब दोनों देशों का जो लक्ष्य है वो ये है कि जुलाई की फर्स्ट वीक तक अपना एक ऐसा एग्रीमेंट बना लिया जाए ताकि ट्रेड डील भले ही ना हो, लेकिन एग्रीमेंट इस तरह का हो जाए कि आगे ट्रेड डील होने में मदद हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अरुण सर, जो आप बता रहे थे, इसमें एक चीज़ मैं और थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि ट्रेड डील से किसको फ़ायदा होगा। और जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट अभी तक स्टांस लेकर चल रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, फार्मर का हितों का ध्यान रखा जाएगा। सर, ये जो एग्री से जुड़े हुए शेयर्स हैं, इन पे पोजीशन बनानी चाहिए या थोड़ा सा अभी 1 महीने के लिए अवॉइड करना चाहिए? देखिए, एग्रीकल्चर में भारत के जो किसान हैं उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग अमेरिका के बनिस्बत कुछ फ्रैक्शन में साइज है होल्डिंग की। तो जो भी डील होगी वो इंडियन फार्मर के हित की होगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका चाहता है कि वो कई उसके प्रोडक्ट्स जो वहां पर अबंडेंट है और बड़ी मात्रा में बनते हैं उसका निर्यात ओपन किया जाए और वो भारतवर्ष में उन्हें बेच सके। इस चीज के ऊपर कुछ भी हो जाए मंजूरी नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ अपर सेगमेंट ऑफ पब्लिक लेता है, उदाहरण के तौर पर ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल अमेरिका चाहता है कि हमें एक्सपोर्ट करने दिया जाए तो उसके अंदर में भारतवर्ष एक गिव एंड टेक के तहत उसका इंपोर्ट अलाउ कर सकता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल एक मास कंजम्पशन की आइटम नहीं है। और भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें ऑलिव्स का उत्पादन देश में नहीं होता। लेकिन मकई जो एक अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है उसका इंपोर्ट देश में अलाउड नहीं होगा। अब मान लीजिए आप ट्रेड समझौता के तहत तेजी करते हो इस सेक्टर में, तो आप क्या सोचकर तेजी करते हो ये आपको रणनीति आपकी तय करनी पड़ेगी कि क्या होने से आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि क्योंकि एक ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और सभी कंपनियों को फायदा होगा, ऐसा नहीं होना। ठीक है सर, ये जो डेयरी कंपनियां हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा डर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया अपने डेयरी सेक्टर को ओपन अप कर देगा विदेशी कंपनियों के सामने, अमेरिका के सामने। बाकी और भी कई देश पीछे हमारे इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बना चुके हैं, लाइक न्यूजीलैंड के साथ भी इस तरह की बातें हुई थी। सर, क्या लगता है डेयरी कंपनियों का भविष्य? हेट्सुन एग्रो, पराग मिल्क, पराग डेयरी, इस तरह की जो कंपनियां हैं, प्रभात डेयरी। सर, कुछ दबाव इन पर अवश्य आएगा। ओके। बीच में ये देखा गया था कि इनका प्रदर्शन जो कह रहे हैं भारत में जो
दूध का दाम है काफी हद तक बढ़ता गया है, समर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पे अगर बैलेंसिंग करने की दरकार हो तो वो किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भारत की एग्री जो सिचुएशन है उसमें फार्मर अपने 2-3 गाय या 2-3 पशु रखता है जिससे उसे दूध भी मिले, उसकी खेती का भी काम हो, और वो इसमें से कुछ दूध सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखता है और कुछ बेचता है। ये जो बेचता है उससे उसे एक रोज की आय आती है। तो इनका हित ध्यान में रखते हुए पॉलिसी तय की जाएगी। और इतने साल से जब भारत दबाव में नहीं आया है तो अब की बार दबाव में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बार भी भारत दबाव में नहीं आएगा, तो डेयरी कंपनियों पर इतना डर नहीं है। सर, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पीएम G7 मीटिंग में जा रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम को फ्राइडे फ़ोन करके इनवाइट किया है कि आप G7 समिट में आएँ और एज एन गेस्ट आएँ, क्योंकि G7 का हम भारत मेंबर नहीं हैं हम लोग, तो एज एन गेस्ट ही जाना होता है हमारे पीएम को। तो इस बार भी न्योता आ गया है। पहले इस चीज़ का थोड़ा सा एक सोशल मीडिया पर या विरोधी साइट से कुछ इस तरह की बातें आ रही थी कि शायद पीएम कनाडा नहीं जा रहे हैं, तो थोड़े रिश्ते हमारे शायद खट्टे हुए हैं कुछ बड़े देशों के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरा कि कनाडा के साथ जो हमारे रिश्तों में खटास आई थी पीछे, उसको भी थोड़ा ठीक करने का वक्त आ गया, ऐसा पीएम ने कहा है। सर, कैसे देख रहे हैं G7 देशों में जब पीएम जाएंगे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनसे मिलेंगे, टॉप नोच लोगों से मिलेंगे, तो भारत के जो एक इमेज बनी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के चक्कर में, वो थोड़ा सा कुछ रिश्तों में स्ट्रेन आया है। आपको लगता है ये चीज़ें ठीक करने का वक्त आ गया और उससे इंडिया ट्रेड साइड पर भी बेनिफिट ले पाएगा? मैं विवेक ये नहीं समझा, स्ट्रेन किससे आया है पाकिस्तान को लेकर? सर, थोड़ा सा ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लिया इस एस्केलेशन को ख़त्म कराने का, तो अमेरिका के साथ थोड़ा सा आया था, थोड़ा सा फ्रांस के साथ भी हमने सुना कि आया था, क्योंकि उनके साथ जो राफेल को लेकर कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर कुछ स्टेटमेंट छपे थे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आया है थोड़ा बहुत। अगर अगर विवेक राफेल के एयरक्राफ्ट में कोई कमी देखी गई तो ये एक चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए कि भाई उनके जो एक डिफेंस इक्विपमेंट है जो दुनिया में एक उच्च दर का इक्विपमेंट माना जाता है, उसमें कुछ कमियां नोटिस की गई। तो ये एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट हो गया है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मेरे को लगता है वो नोबेल पीस प्राइज जीतने के फिराक में बैठे हुए हैं और उन्हें ये लगता है कि सन 2025 का नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिलेगा। अगर वो इस टाइप से कुछ करते हैं तो मेरे ख्याल से ये रिलेशनशिप में खटास नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्टिक उनका एक मूव था जो विफल हो गया। इसको साइड में रखिए क्योंकि ये मुद्दे वहां पर नहीं आएंगे। वहां पर मुद्दा ये आएगा वापस कि ये जो लड़ाई हुई, इसको इसमें जो टेररिज्म का जो एक मुद्दा है बार बार, और ये ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक यूके, फ्रांस, ये सब देशों में भी हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया जो है जूझ रही है और उन्हें सभी को कुछ न कुछ इस मुद्दे पर करके हल करना है। तो मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी कनाडा के लिए है। जो खालिस्तान मूवमेंट भी वहां पे पनप रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और जब पीएम वहां पे रहेंगे उनके उनके रहते हुए, आप बेशक ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये खालिस्तान वाले कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी करेंगे पीएम के अगेंस्ट। तो ये सब जो है मैटर ऑफ स्ट्राइड में लेना पड़ेगा। इससे कोई इंपैक्ट नहीं आता, बट हर आदमी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है। ठीक है,
एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत भी बंद हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से ये बोला गया कि मस्क की टीम फ़ोन करना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन हमने उनको मना कर दिया। ट्रंप ने ही बोल दिया कि हम अभी बात करने के मूड में नहीं हैं। ऑफिशियल्स ने भी बोला कि ट्रंप फ़ोन पर भी बात नहीं करेंगे अभी मस्क से। ट्रंप के अनुसार तो मस्क क्रेज़ी हो गए हैं, काफ़ी कुछ एक तरफ दोनों साइड से बातें हुई हैं। लेकिन सर ये बताइए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप और मस्क वाला मामला है, इसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है क्या? कुछ इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर? सर टेस्ला के ऊपर, उसकी वजह से ग्लोबल जो ईवी मार्केट है उसके ऊपर, और उसका कोई बेनिफिट उठा पाए अगर इंडियन कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स या किसी कंपनियों को, किन्हीं कंपनियों को नुकसान हो कि अमेरिका कोई ऐसी पॉलिसी गुस्से में बना दे डोनाल्ड ट्रंप कि ईवी कंपनियों को हटाओ, अभी कोई मतलब कोई सख्त पॉलिसी बना दे, उसमें टेस्ला भी लपेटे में आ जाए। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक एक करके इसका एनालिसिस करते हैं। पहला, टेस्ला को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली, ये तय है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो आदमी या व्यक्ति है वो बड़ा विंडिक्टिव है। जो चीज उसके मन मुताबिक नहीं होती वो उसके अंदर में टांग अड़ा के, अड़चन करके सामने वाले के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। टेस्ला की जो साइज एंड स्केल है उसका एडवांटेज बाकी लोग इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ले ले, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके पास जो एडवांटेज है, जो हेड्स ऑन वो बाकी लोग से चल रहा है, उसे मेकअप करने में काफी समय लग सकता है। क्या इन दोनों की अनबन वापस पट सकती है? विम्सिकल आदमी है, सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। आज कट्टी कल पट्टी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये अमेरिका के पॉलिटिक्स के लिए काफी खराब एक स्थिति माननी चाहिए कि भाई ट्रंप का इसमें कैरेक्टर जो है थोड़ा सा नेगेटिव होकर सामने आ रहा है कि बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है, एंड इसका नुकसान अमेरिकन इकोनॉमी को हो सकता है इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भुगतान करना पड़े। ठीक है। अगला सर, एचडीएफसी बैंक, जहां पर कि उनके बैंक के एमडी ही विवादों के घेरे में आ गए हैं। आरोप लगे कि एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ श्रीधर जगदीशन थोड़ा सा उन्होंने कुछ 2.05 करोड़ रुपए की घूस लेकर एक मेंबर जो था लीलावती मेडिकल ट्रस्ट का, उनकी फैमिली को परेशान किया गया उनके आदेश पर, और ट्रस्ट के एक मेंबर और उनके पिता को परेशान किया गया। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने अपने इस मुद्दे पर क्या कहा वो भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि भाई ट्रस्ट के मेंबर प्रशांत मेहता ने बैंक से कर्ज लिया हुआ है, प्रशांत मेहता कर्ज चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं, रिकवरी केस काफ़ी समय से चल रहा है, हम अपने एमडी के साथ खड़े हैं, जल्द लीगल कार्रवाई भी करेंगे। सर आप कैसे देख रहे हैं, अगर आपने इस पूरे मैटर को पढ़ा हो, कि ये सही में एचडीएफसी बैंक के लिए कोई दिक्कतें तो खड़ी नहीं करेगा एज एन शेयर? देखिए, विवाद जो है किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि बैंक ने साफ कर दिया है कि वो अपने एमडी सीईओ के साथ खड़ा है। तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम जो है सलट जाती है शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, बैंक के परफॉर्मेंस से। अगर आगे जाकर इसमें कुछ ऐसी कार्रवाई या ऐसे कुछ किस्से निकलते हैं जहां पे ये प्रूव किया जा सकता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ ये काम किया गया था, तो अवश्य इसका इम्पैक्ट आएगा। बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। सर एक और बड़ा अच्छा सेक्टर, जो कि बड़ी अच्छी खबर कि इस हफ्ते झमाझम बारिश होने वाली है। आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है अक्रॉस इंडिया काफ़ी बारिश होगी और ओले वगैरह पड़ने की भी संभावना है। देश के कुछ भागों में हीट वेव रह सकता है, राजस्थान खास तौर से उस साइड पर रहेगा, लेकिन जो मॉनसून है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है अब पूरे इस सीज़न में, और यहाँ इस हफ्ते से लगभग शुरुआत हो जाएगी बेहतरीन बारिश की। सर ये जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, इनको किस तरह से देखें, क्योंकि इसमें एक खबर जो कि थोड़ा सा परेशान करने वाली भी है,
वो ये है कि चीन ने जो फर्टिलाइज़र बैन किया उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ गई हैं। अब इंपोर्ट जो करती हैं कंपनियां थोड़ा बहुत भी, तो या तो गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाए, तब तो ठीक। अगर सब्सिडी नहीं बढ़ाती हैं तो क्या ये कंपनियां प्राइस बढ़ा पाएंगी और बेनिफिट उठा पाएंगी इस मानसून का या नहीं? और अगर बढ़ा पाएंगी तो कितना फ़ायदा, और नहीं बढ़ा पाएंगी तो क्या होगा? विवेक, आपका जो सवाल है कुछ कंफ्यूजिंग है। दो चीज ध्यान में रखिए। फर्टिलाइजर का प्राइस भारतवर्ष में रेगुलेटेड है, जहां पर गवर्नमेंट उसके ऊपर में लिमिट तय करती है। इंडिविजुअल कंपनी के हाथ में नहीं है कि वो दाम बढ़ा सकता है। तो ये कहना कि फर्टिलाइजर कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि वो दाम बढ़ा लेंगे या वो बढ़ा पाएंगे, ये सोच समझ दोनों ही गलत है। दूसरी बात, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है या एमोनिया इंपोर्ट होता है, क्योंकि भारत में उतनी उसकी उत्पादन नहीं है, उसकी इंटरनेशनल प्राइस जब बढ़ेगी तो भारत में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट उसको कितना सब्सिडाइज करेगी जिससे कि फर्टिलाइजर कंपनी के ऊपर दबाव न आए और इनडायरेक्ट दबाव फार्मर पर नहीं आए, वो सरकार तय करेगी। आप और मैं उसको लेकर फर्टिलाइजर में अपॉर्चुनिटी खोजना कि ईपीएस बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से गलत होगा। दूसरा, आपने ये जो खबर दी बारिश होने की, उसमें आपने एक बड़ी नेगेटिव चीज बोली कि कुछ एरिया में ओले भी गिरेंगे। ये क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। गर्मी में और मॉनसून के साथ ओले गिरना अच्छी चीज नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या होएगा ये समय बताएगा। तो सर मतलब हम बारिश को एंजॉय हम तो कर लेंगे लेकिन शायद किसान नहीं कर पाएगा, या फर्टिलाइजर कंपनियां नहीं कर पाएंगी, यू मीन टू से? सर, फर्टिलाइजर कंपनी का काम है फर्टिलाइजर बनाकर मैक्सिमाइज प्रोडक्शन करके ये जो सीजन है उसमें माल दे। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी अगर वो खोजेंगे तो हाँ। उनकी बैंड बच जाएगी, सिंपल भाषा में। चलिए ठीक है। सर मेरा जो सवाल था ना वो रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के ही अंदर ही था, क्योंकि जब हमें याद होगा रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उस समय पर रशिया और यूक्रेन जो कि बड़े एक्सपोर्टर थे यूरिया के, तो उस समय पर भी जो इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की प्राइजेस थी वो आसमान छू रही थी, डबल तक हो गई थी प्राइजेस। तो उस समय पर फर्टिलाइज़र कंपनियों के मार्जिन्स बहुत अच्छे हो गए थे, तो प्राइजेस किसी ना किसी तरीके से बढ़ी थी। तो मेरा सवाल बस यही था कि विद इन ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या मतलब वो फर्टिलाइज़र कंपनियां दाम बढ़ा पाएंगी या नहीं बढ़ा पाएंगी, क्योंकि चीन भी एक बड़ा प्लेयर है और अगर उस वो एक्सपोर्ट बैन कर रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं कि हमारी कंपनियों को झेलना पड़े। सर, गिव एंड टेक रहेगा। कंपनियों को अनाप शनाप कोई पैसा नहीं बनने वाला है और उन्हें जो डिफिकल्ट टाइम होगा जब दाम बढ़ता है और फार्मर जैसी सेंसिटिव चीज को लेकर बढ़ता है, तो सभी को थोड़ा सा जो कहते हैं ना रिजर्व्ड होकर काम चलना पड़ता है। वाइल्ड मूवमेंट अलाउ नहीं करती सरकार। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगली खबर, शिपिंग सेक्टर को बूस्टर मिलेगा या नहीं, इस पर भी एक सवाल हो रहा है, क्योंकि जेफरीज की एक रिपोर्ट तो कह रही है कि मिलेगा। ओपेक के सप्लाई बढ़ाने से, ओपेक प्लस देशों के जो तेल की सप्लाई बढ़ाने से शिपिंग सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो तेल से जुड़े टैंकर शिप्स हैं उनके किराए हाल में 50% तक गिर गए थे इंटरनेशनल मार्केट में। अब उनका कहना है कि ये किराए दोबारा से रिवाइव होंगे क्योंकि एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटी बढ़ेगी। लीगल तरीके से अब ओपेक प्लस देश अपने क्रूड का आवाजाही कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि शिपिंग के रेट्स जो गिर गए हैं उनमें थोड़ा सा रिवाइवल आ सकता है। सर आप कितने एग्री और कौन सी शिपिंग कंपनीज पर हमें नज़र रखनी चाहिए? तो देखिए, शिपिंग में जो एक जोकर इन द पैक होता है वो है जहां पर युद्ध चलता है। जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, वहां के अगल बगल की जो एरिया है जो शिपिंग लाइन पास करती है, वहां पे जो प्रीमियम लगता है क्योंकि ये युद्ध एरिया है, उसमें रेट बढ़ जाते हैं। ईरान में एक टेंशन बन रहा है
ईरान, अमेरिका, इजराइल को लेकर, तो वहां पर कोई जहाज अगर जाता है उसको शिपिंग प्रीमियम लग जाता है। शिपिंग प्रीमियम, ये इंश्योरेंस प्रीमियम जब बढ़ता है, ये ट्रेड को अफेक्ट करता है और शिपिंग कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर में बड़ा इंपैक्ट आता है। ओवरऑल जैसे जैसे यूएस की ट्रेड ट्रीटी बाकी देशों के साथ आएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में जो एक रुकावट सी चल रही है अप्रैल के महीने से, उसमें एक ओपननेस आएगा, ट्रेड बढ़ेगा, तब जाकर इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आज के दिन कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है और मेरे ख्याल से ये एक मिक्स चल रहा है जो ये इवेंट फाइनल होने के लिए वेट कर रहा है। ठीक है सर। सर एक और बड़ी चीज़ जो कि हमने फ्राइडे को तो देखी थी, उसका इम्पैक्ट आज भी देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट जो आरबीआई ने रेट कट किया उसका बहुत फ़ायदा हमने देखा कि इंटरेस्ट सेंसिटिव काउंटर्स पर आता हुआ दिखाई दिया। इस पर काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स भी आई। मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें कि उन्होंने कहा कि ब्याज दर घटने का फ़ायदा कहाँ मिलेगा, तो उनका कहना है कि एनबीएफसी सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ये हमने खैर फ्राइडे भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन उनका मानना है कि बजाज फाइनेंस ओवरवेट रेटिंग है, एबी कैपिटल ओवरवेट रेटिंग है, पीएनबी हाउसिंग ओवरवेट रेटिंग है, होम फर्स्ट उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी, एप्टस वैल्यू ओवरवेट दी, मुथूट फाइनेंस और मनापुरम जहां पर कि गोल्ड लोन पर एलटीवी रेशियो बढ़ाने की बात आई थी, वहां पर उन्होंने इक्वल वेट दिया है। वहीं डैम कैपिटल जिन्होंने कि इंटरेस्ट रेट घटने का फ़ायदा कुछ एक मिड कैप बैंक्स को दिया। हम देख रहे हैं कि ये सभी शेयर्स भाग भी रहे हैं। एयू बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एम&एम फाइनेंशियल और इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस, सभी को उन्होंने अपनी पसंद बताया। सर आपने इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद अभी तक कौन से शेयर्स पर नज़र बनाई, कौन से शेयर आपको पसंद आए कि ये अच्छी वैल्यू पर मिल रहे हैं या इनको देखना चाहिए, इसमें पैसा बनेगा? भाई विवेक, शुक्रवार को 11 बजे रेट कट हुआ है और अपन सोमवार को 11 बजे बात कर रहे हैं। नजर तो मैंने कई सारे शेयरों पे लगा ली, बट अगर कोई शेयर खरीद कर पैसा कमाने की बात करोगे तो सभी शेयर जो अच्छे हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आए हैं, वो सभी गैप अप ओपनिंग खुले हैं। तो आइडेंटिफाई करके भी पैसा नहीं बनाए विवेक अभी तक। पैसा तो तब बनेगा जब आप निवेश करोगे और उसके बाद सस्टेन्ड मूवमेंट होगा, तब जाकर पैसा बनता है। अब अगर आपका ये सवाल है कि ये बढ़े हुए लेवल्स पे आप कहां देख सकते हो, क्या आपको लेवल ऑफ कंफर्ट है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो अफोर्डेबल हाउसिंग, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप को फाइनेंस करते हैं, उस सेगमेंट में मुझे कंफर्ट मिल रहा है, वहां पर पैसा निवेश कर सकते हैं। जैसे कि पीएनबी हाउसिंग एक कंपनी है, आधार हाउसिंग एक कंपनी है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद में मिड जो मझोले बैंक्स हैं, उनमें कंफर्ट आता है क्योंकि उनको अपनी रेट चेंज करने में समय नहीं लगता। बड़े अकाउंट होल्डर्स के साथ में बातचीत करके वो इमीडिएट इंपैक्ट से बेनिफिट और इंटरेस्ट रेट में जो कटौती होने वाली है वो हो जाती है। लार्ज बैंक्स को ये सब करने में टाइम लगता है और इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आता। तो सर अभी जो इम्पैक्ट वाले काउंटर हैं, जो गैप अप ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें रनअप हमने फ्राइडे को भी देखा, कुछ रनअप हमने आज भी देखा, अगर किसी कारणवश अगले 8-10 दिन में कोई शेयर गिर जाते हैं, 1-2-3 शेयर, या मार्केट में कोई सेंटीमेंट ऐसा कुछ आ जाता है कि कोई थोड़ा नेगेटिव हो जाए, तो कौन से शेयर उठाने चाहिए सर इस पूरे स्पेस में से? तो जैसे मैंने कहा, हाउसिंग फाइनेंस में जो अफोर्डेबल हाउसिंग में है, पीएनबी हाउसिंग अच्छा लगता है, आधार हाउसिंग अच्छा लगता है, और जो मझोले बैंक्स है उनमें निवेश करना चाहिए। और जो आपका सवाल है कि अगले 8-10 दिन में करेक्शन आएगा, अवश्य आएगा। बाजार में इतनी ताकत नहीं है
कि 8-9 कारोबारी सेशन नॉन स्टॉप बढ़े। अगर वैसा होता है तो 26,500 के ऊपर इंडेक्स हो जाता है, जो मुझे इतने शॉर्ट टाइम में नहीं दिख रहा। ठीक है, तो सर के हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस और कुछ एक मझोले बैंक जहां पर कि सर ने नाम भी लिए, इन सभी में आप नीचे आने का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो मूव है, लाइक फॉर एग्जांपल डैम कैपिटल की जो रिपोर्ट एयू बैंक पर आई है। अब एयू बैंक उन्होंने बोला कि फेवरेट है, लेकिन एयू बैंक पॉलिसी वाले दिन 710 720 चल रहा था, और जैसे ही पॉलिसी आई तो अचानक से अब 765 तक पहुंच चुका है। तो अभी 45 रुपये का मूव F&O का शेयर। ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। IDFC फर्स्ट बैंक उस दिन आई रिमेंबर 65 67 की रेंज में चल रहा था, अभी 71 72 आ गया। तो ऑलमोस्ट आप केवल 4-5 रुपये मत देखिए, परसेंटेज देखिए तो अराउंड 8 to 10% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो करीब 10% ये सारे शेयर चल चुके हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी 43 से 47 48 की रेंज में है। तो यस, यहाँ पर मूव तो है। सर, आपकी रडार पर इस समय कौन से शेयर है जो आपको लग रहा है कि ये सेफ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है, हेडविंड्स रहते हैं हर जगह, लेकिन ये सेफ है। भाई साहब, मेरे पास कई ऐसे शेयर है, बट शेयर करना टीवी पे थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप कोई एक दो सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं बात कर सकता हूं और फिर नाम दे सकता हूं। मेरा पोर्टफोलियो शेयर करना इस समय टीवी पर उचित नहीं रहेगा। नहीं सर, मैं पोर्टफोलियो नहीं, आपकी पसंद ही पूछ रहा हूँ। अरे सर, यही तो कह रहा हूं, पसंदीदा तो कई सारे शेयर हैं और वही मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे। अच्छा तो अच्छा। इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई तुम कोई सेक्टर की बात करो, जैसे बैंकिंग पे बात हो गई, नहीं सर, और कोई सेक्टर की बात करो। सर हमने तो और बॉल कोई पूरी की सेक्टर पूरी की आपके पाले में डाली हुई है, आप बता दीजिए। मुझे नहीं पता, मैं नहीं नहीं। पूछूंगा एक सेक्टर। अब मैंने तो जितने सेक्टर पूछ रहे थे पूछ लिए। तो अब जो है, जहां पे कॉशन रखना चाहिए वो ये है कि आपके शो देखने वाले छोटे मझोले इन्वेस्टर बहुत होते हैं, और खास करके वो जो 2020 मार्च कोविड के बाद में शेयर बाजार में निवेश करे हैं। इनकी जो फेवरेट सेक्टर होती है वो है पीएसयू, और पीएसयू में खास करके 3 सेगमेंट, एक डिफेंस, एक पावर और एक है रेलवे। ये तीनों में ऐसा लगता है कि रनअप काफी कुछ हो गया है। डिफेंस में खास करके जो ये 4 दिन 96 घंटे की जो लड़ाई हुई पाकिस्तान से, आप इसको कोई भी नाम दे दो, इसके बाद में डिफेंस में बहुत ज्यादा रनअप हुआ है। पहले तिमाही के नतीजे 1-1.25 महीने में आ जाएंगे, और उसके बाद में कहीं ना कहीं एलिवेटेड पीई जो आज चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं ये करेक्ट होगा। अगर आपको अच्छे पैसे बने हैं डिफेंस स्टॉक में तो कुछ प्रॉफिट ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ये शेयर 20-30-40% घट जाएंगे जितना ये बढ़े हैं, लेकिन आपको वापस री एंट्री करने का अच्छा खासा मौका मिलेगा जब एक बार नतीजे आ जाएंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल है, बाजार में फ्राइडे को ही एक इवेंट हुआ है, निवेश कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉप लॉस रखना न भूलें, और ये ध्यान में रखें कि ये स्टॉप लॉस आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। ये महज जो आपके शो पर गेस्ट आकर बात करते हैं वो एक आपको आंकड़ा नहीं देते। तीसरी और आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है जानने के लिए, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन हिंदी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुहावरा है जो शेयर बाजार को अप्लाई करता है, 100 सुनार की 1 लोहार की, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि सुनार जब कोई चीज बनाता है तो वो हथौड़े से धीरे 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 मार के वो एक चीज बनाता है। जब
कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो लोहार आके धाम करके एक हथौड़ा मारता है और सब कुछ बना बनाया टूट जाता है। तो आपको उसके लिए प्रिकॉशन रख कर चलना चाहिए। कल को कोई खुदा न खास्ता नेगेटिव न्यूज आए तो आप सुरक्षित और प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, तो सर ने पूरी तरह से अपनी बातों में, आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया आज सर ने, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, इंडिकेट सबको कर दी हैं। अरुण सर की यही खासियत भी है, कई बार सरल चीज़ों को और सरलता से बताते हैं। और आज सर ने थोड़ी सी गुगली मारी है। सर आज मैं बोलूँगा आपने गुगली मारी है थोड़ा सा दर्शकों के साथ भी। विवेक, गुगली इसलिए मारी है कि बाजार का टोन ऊपर है। बिल्कुल, बाजार का टोन अप है। आप पब्लिक को ये कहते हो कॉशियस हो जाओ, तो पब्लिक यही कहेगी ना कि आज सुबह सुबह कुछ गड़बड़ है, कहां से ये ऐसा बात कर रहे हैं। लेकिन फ्राइडे को रैली हुई, आज रैली हुई। बिल्कुल और ठीक है। अगर आप ये रैली की मूवमेंट देखें, फ्राइडे की जो रैली थी वो फ्राइडे की पूरी रैली पूरे हफ्ता की रैली थी। थर्सडे को जब बाजार बंद हुए तो 4 दिन के कारोबार के बाद में वो फ्लैट बंद हुए थे। फ्राइडे को रैली हुई, वो पूरे हफ्ते की रैली हुई। आज अगर आप देखें जो रैली हुई है, एक अच्छी खासी रैली हो गई है और पिछले फ्राइडे से आधे के मुकाबले ऑलरेडी रैली हुई है। कहीं ना कहीं बाजार को सांस लेने की भी फुर्सत देनी चाहिए। और आज का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है 25,150। इसके पार जाकर एक बार पार हो चुका है, लेकिन अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। आज के लिए जो रिक्वायरमेंट है 25,150 के ऊपर बंद होना। अगर ये होता है तो बाजार में एक नई तेजी की दिशा खुल जाती है, जिसमें आपके नए टारगेट 25,450, 25,500 के बनते हैं। तो ये आज का जो बोलते हैं ना एक लक्ष्य है। अगर आज नहीं हुआ और कल हुआ तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बट ये एक इमीडिएट लक्ष्य है बाजार का। ठीक है, चलिए अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई। अरुण सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आप आईपीओ मार्केट बहुत अच्छे से कवर करते हैं, काफ़ी आपको घूमना पड़ता है, हम आपकी एनर्जी को भी सल्यूट करते हैं सर। लेकिन आपने इस बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। जाते जाते विवेक एक चीज बताऊंगा आईपीओ के बारे में। अगले 15 दिन में वापस आईपीओ की एक भरमार आएगी। निवेशक से कहूंगा कि ध्यान में रखें, अपॉर्चुनिटी बहुत है। थोड़ा सा इश्यू को समझें और फिर निवेश करें। शायद आपको पैसे जो आप रोटेट करते हो उसमें कमी आ जाए, क्योंकि एक का पैसा दूसरे में नहीं लगेगा और दूसरे का पैसा तीसरे में नहीं लगेगा। तो ध्यान दे, आईपीओ की भरमार आ रही है। बिल्कुल, तो आईपीओ की भरमार है और उम्मीद करते हैं कि अरुण सर से अगर टाइम मिला तो हम आईपीओ समय समय पर डिस्कस भी करते रहेंगे। इसी नोट पर सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।